नमस्कार प्रिय बच्चों। हमने प्रेमचंद जी के कृतित्व और व्यक्तित्व की जानकारी प्राप्त की और साथ ही दो बैलों की कथा के बारे में भी हमने पढ़ा। अब हम प्रारंभ करते हैं इस कहानी को। तो देखिए, जानवरों में गधा सबसे बुद्धिहीन समझा जाता है। जब हम किसी आदमी को पहले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। जैसे हम बोलचाल में कह देते हैं ना कि गधा ही है क्या, तो कहने का मतलब मूर्खता का पर्याय मानते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ़ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दे दी है, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। गाय सींग मारती है, ब्याई हुई गाय तो अनायास ही सिंघनी का रूप धारण कर लेती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है, किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना न देखा। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर असंतोष की छाया भी दिखाई न देगी। बेटा, इसके माध्यम से लेखक यही बताना चाह रहे हैं कि जो गधा है उसमें ना तो क्रोध का भाव होता है, ना प्रतिकार का भाव होता है। वो बहुत ही ज़्यादा सीधा होता है। उसका सीधापन ही शायद उसकी बेवकूफ़ी मानी जाती है। वैशाख में चाहे एक आध बार कुलेल कर लेता हो, पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है। सुख दुख, हानि लाभ, किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। ऋषि मुनियों में जितने गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं, पर आदमी उसे बेवकूफ़ कहता है। सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। देखिए न, भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता। बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे को समय के लिए बचा कर रखते हैं, जी तोड़कर काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं, फिर भी बदनाम। देखिए बेटा, जैसा हमने जाना कि ये कहानी अप्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से आज़ादी आंदोलन की भावना से जुड़ी हुई है, तो वो ही पुट हम यहाँ भाषा में देख रहे हैं। तो गधे के माध्यम से सीधेपन को बताया गया। सीधेपन के माध्यम से जो भारतीयों पर अंग्रेज अत्याचार कर रहे हैं उनकी ओर भी लेखक ने इंगित किया है। कहा जाता है वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाने लगते। जापान की मिसाल सामने है। एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया। ये उस समय की बात है जब जापान पर बमवर्षा की गई थी और जापान ने रूस को करारा जवाब दिया था। लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है, और उससे कम ही गधा है, और वह है बैल ना। इसके माध्यम से लेखक ने हमको जो है कथा वस्तु के बारे में थोड़ी जानकारी दे दी है कि आज हम 2 बैलों की कथा पढ़ रहे हैं। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं, कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ़ों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है। अतः उसका स्थान सदैव गधे से नीचा है। झूरी काची, देखिए मुख्य कथा की ओर हम आ गए हैं। झूरी काची जो कि नायक है इस पाठ का। झूरी काची के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। दोनों पछाई जाति के थे। अधोरेखांकित कीजिए इसे। पछाई जाति ये बैलों की जाति है। देखने में सुंदर, काम में चौकस, डील में ऊंचे। बहुत दिनों तक साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा मतलब मौन में विचार विनिमय करते थे। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाता था हम कह नहीं सकते। अवश्य ही उनमें ऐसी कोई गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। दोनों एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते थे। कभी कभी दोनों सींग भी
मिला लिया करते थे। मतलब सींग मिला लेना एक तरह से दुश्मनी का भाव प्रदर्शित करने जैसी बात होगी, लेकिन यहाँ सींग मिलाने का अर्थ है दोनों प्यार में एक दो बार जो है एक दूसरे से ऐसे कर लिया करते थे, विग्रह के नाते से नहीं, मतलब झगड़े के रूप में नहीं देख सकते हम, केवल विनोद के भाव से, आत्मीयता के भाव से, जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होते ही धूल धप्पा होने लगता है। तो देखिए भाषा की रवानगी देखते ही बन रही है। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती है, जिस पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला हिलाकर चलते, उस वक्त एक की चेष्टा होती कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर रहे। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट सूंघ कर अपनी थकान मिटा लिया करते थे। नाद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नींद नाद में मुंह डालते और साथ ही बैठते। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता। तो ये हीरा और मोती की जो मित्रता है उसकी एक कहें कि वानगी है। दोनों एक दूसरे के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए थे। धन्यवाद।